हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो फ्रेंड्स, कल हमने आपको चैप्टर 1 कराया था हमारे आसपास के पदार्थ। 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है साइंस का, और उसमें मैंने थ्योरी सभी अच्छे तरीके से कंप्लीट करा दिए थे। और आज हम इस वीडियो में उसके एमसीक्यू देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग वीडियो में शुरू करने से पहले, यानी एमसीक्यू को शुरू करने से पहले, आपको लास्ट में जो भी समरी है इस चैप्टर की वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2 मिनट लगेगा बस। सबसे पहले चैप्टर के हम समरी को देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली पहला पॉइंट है कि द्रव जो है, द्रव्य जो है, द्रव सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है। द्रव्य मतलब मैटर, ठीक है। पदार्थ क्या होता है? सूक्ष्म कणों से मिलकर के बने होते हैं। हमारे आसपास 3 अवस्थाओं में विद्यमान होते हैं: ठोस, द्रव और गैस। ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, गैसों के कणों में सबसे कम होता है। उसी तरह से ठोस के कणों में ठोसों को निहित करने वाले कणों के बीच का जो रिक्त स्थान होता है और गतिज ऊर्जा जो होती है वो न्यूनतम होती है। गैसों के लिए यह अधिकतम, किंतु द्रव के लिए दोनों के बीच में होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि पदार्थ की अवस्थाएं अंतः परिवर्तित होती है। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन जो होता है ताप एवं दाब में परिवर्तन में किया जा सकता है, यानी ताप और दाब में परिवर्तन करके पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं अच्छे तरीके से एक बार फिर से सुन लीजिएगा, क्योंकि एमसीक्यू जब आप लगाएंगे इन्हीं में से कुछ कुछ पॉइंट्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऊर्ध्वापातन की प्रक्रम को आप जानते हैं। प्रक्रिया क्या होता है? जब कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना वो डायरेक्ट गैसीय फॉर्म में चला जाता है, उसे हम लोग ऊर्ध्वापातन कहते हैं, या फिर सब्लिमेशन कहा जाता है। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और ठीक इसके उल्टा अगर बात करें निक्षेपण क्या होता है, तो जो पदार्थ ठोस से सीधे गैसीय फॉर्म में गया, अगर गैसीय फॉर्म से वापस उल्टा आकर के ये अगर ठोस फॉर्म में आ जाता है तब उसे हम लोग निक्षेपण प्रक्रम के नाम से जानते हैं। वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है, यानी सतह पर होने वाली परिघटना है। सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीच परस्पर आकर्षण बलों को पार कर लेते हैं और द्रव को वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। वाष्पीकरण की जो गति होती है निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है: सतही क्षेत्रफल पर, तापमान पर, आर्द्रता पर, वायु की गति पर, इन सभी पर निर्भर करता है। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होता है या फिर शीतलता उत्पन्न होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमने देखा। यहाँ पे आप इसको ध्यान में रखिएगा। वैसे आप सभी को पता होगा कुछ मापने योग्य राशियाँ और उनके मात्रक जिन्हें हम ज्ञात होना चाहिए, जैसे कि तापमान का मात्रक केल्विन होता है और इसको हम लोग के से सूचित करते हैं। लंबाई को मीटर में मापा जाता है, एम से सूचित किया जाता है। संहति यानी कि द्रव्यमान, जिसको हम लोग किलोग्राम में मापते हैं, मात्रक होता है केजी हो गया। भार की बात करें तो न्यूटन, एन हो जाता है। आयतन की बात करें तो घन मीटर, ये आपका मीटर क्यूब। घनत्व किलोग्राम प्रति घन मीटर, यानी कि केजी मीटर क्यूब प्रति मीटर क्यूब का केजी पर मीटर क्यूब। और दाब का मात्रक पास्कल पीए से सूचित किया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे एक बार फिर से हम देख लेते हैं हमारे आसपास के पदार्थ, और जो भी हमने पॉइंट्स पढ़ा है अब तक उस बुक में क्विक रिवीजन्स के तौर पर आप इसको देख लीजिए। संसार के सभी वस्तुएं जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहा जाता है। पदार्थ में मतलब वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है, स्थान घेरती हैं, वे पदार्थ कहलाती हैं। पंचतत्व से बना है, जैसे पंचतत्व कौन कौन से? तो वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। सभी पदार्थ कणों से मिलकर के बने होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने वीवीआई लगा रखा है, इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों को स्वतः मिलना, यानी दो विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। पदार्थों के कणों के बीच एक बल कार्य करता है जिसे हम लोग अंतराण्विक बल कहा जाता है। ठीक है, जो कि कणों को बांध करके रखता है। प्रत्येक पदार्थ में आकर्षण बल अलग अलग होता है। इन्हीं बलों के कारण पदार्थ की अवस्थाएं भी होती है, यानी कि अगर जैसे कि सटा हुआ हो, पूरा सब कण एक साथ सटे हुए तो ठोस कहा जाता है। थोड़ा सा गैपिंग हो तो द्रव कहते हैं। अगर ज़्यादा गैपिंग हो जाता है तो वो गैसीय फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं और हम जानते हैं 5 अवस्थाएं हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे 3 अवस्थाएं आपको पढ़ना था। अब इसके बाद बाकी के पॉइंट्स को आप देखेंगे तो द्रव में ठोस, द्रव और गैस
तीनों में विसरण संभव होता है। ये सबसे अच्छा पॉइंट है, अच्छे से याद रखिएगा। द्रव के ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर जो होती है वो अधिक होती है। यही कारण है कि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों में संपीड़ितता जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कंप्रेस करने की जो शक्ति होती है गैस में ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके कण बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। आप इनको काफ़ी कंप्रेस किया जा सकता है, राइट। तापमान एवं दाब परिवर्तन करके पदार्थ की अवस्थाएं बदली जा सकती है। मैं आपको बार बार इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से पॉइंट्स को ध्यान में रख सको, माइंड में सेट कर लो, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनते हैं। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहा जाता है। डायरेक्ट पूछा जाता है कि संगलन क्या है, निक्षेपण क्या है, ऊर्ध्वापातन क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि ऊर्ध्वापातन किसको कहते हैं, संगलन किसको कहते हैं, निक्षेपण किसको कहते हैं, ये याद होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे हम इस ताप को उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। जल का क्वथनांक यानी जल का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन होता है। सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273.15 जोड़ा जाता है। 15 एग्जैक्ट होता है, लेकिन अगर ऑप्शंस में 15 ना हो और सिर्फ ये दिया गया हो तो आप उसे टिक करेंगे, लेकिन ऑप्शंस में अगर दोनों हो तो आप सबसे पहले पॉइंट वाले को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहते हैं, राइट। पदार्थ के कणों के बीच दूरी में परिवर्तन होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। और यहाँ पर बस ये याद रखिए कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, एकदम वीवीआई पॉइंट है। दाब के बढ़ने तथा तापमान के घटने से गैस द्रव में बदल जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर, ये अच्छा पॉइंट रहेगा कि क्वथनांक से कम ताप पर यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। और वाष्पीकरण से शीतलता यानी ठंडक आती है। तो ये रहा हमारा इस चैप्टर का समरी। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने एमसीक्यू पे। उम्मीद है कि यहाँ तक आप बने होंगे। एमसीक्यू अगर आपको देखना है तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अब चलिए हम बढ़ते हैं एमसीक्यू पर। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये है कि गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है। गैस का द्रव में परिवर्तन किस नाम से हम जानते हैं? तो सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, संघनन के नाम से जानते हैं, ठीक है। संघनन हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे गेस करिए क्या होना चाहिए। सामान्यतः पदार्थ या फिर द्रव्य की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस होती हैं। पदार्थ की इन अवस्थाओं के अभिलाक्षणिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्वेश्चंस हमने हर टाइप के कर दिए हैं, जैसे कि ये आपका जो होगा वो पीसीएस लेवल का क्वेश्चंस हो जाएगा। और ऊपर वाला जो क्वेश्चन देखा आपने नॉर्मल एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के लिए हो जाएगा। तो आप चाहे किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। तो बस ध्यान से सभी चीज़ों को समझिए। सामान्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं पाई जाती है, ठोस, द्रव और गैस। इनके अभिलाक्षणिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफ़ी कम होती है। ये तो बिल्कुल उल्टा बात कह जा रहा है ना, कि गैसों की संपीड़ितता तो सबसे ज़्यादा होती है, गैस को हम सबसे ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट हमारा गलत है। सेकेंड पॉइंट कि द्रव में यानी लिक्विड में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है, और ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि केवल और केवल 2 सही है। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर नज़र डालिए। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है, ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है, क्या कहते हैं उसे? हम लोग गलनांक कहते हैं या फिर द्रोणांक कह सकते हो, दोनों का मतलब यही होता है। ऑप्शन ए होगा, ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाला बल क्या कहलाता है? सिंपल सा है कि कणों के बीच एक अंतराण्विक बल कार्य करता है, ठीक है, यानी बल कार्य करता है जिसे हम लोग अंतराण्विक बल के नाम से जानते हैं। यहाँ पे स्थान नहीं बल होगा। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, ठीक है, सी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है, ये किस कारण से होता है? इत्र की जो गंध होता है वो
चारों ओर फैल जाते हैं। या फिर हम अगरबत्ती को जला करके किसी कोने में अगर रखेंगे तो वो पूरे रूम में फैल जाता है उसका सुगंध। तो ये कारण होता है विसरण के कारण। ठीक है, विसरण आपको बताया गया था, दो पदार्थ का स्वतः जो मिलना होता है, दो विभिन्न पदार्थों का स्वतः मिलना विसरण के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे गेस करिए क्या बनेगा कि निम्न में से कौन सा पदार्थ मौलिक गुण है, पदार्थ का मौलिक गुण। तो पदार्थ को हम लोग दो तरीके से देखते हैं, जिसमें द्रव्यमान हो और आयतन हो, यानी द्रव्यमान और आयतन हो, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। पदार्थ के कण क्या होते हैं, पदार्थ के कण अति सूक्ष्म होते हैं, गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी सभी के सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान दीजिएगा कि बर्फ और उस पर तापमान परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बर्फ का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 373 केल्विन होता है, क्या ये सही है? सबसे पहले तो मतलब समझिए कि बर्फ़ का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट 373 केल्विन। 373 केल्विन का मतलब सेल्सियस में भी आप समझोगे तो अगर हम सेल्सियस में करेंगे तो 273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, क्योंकि केल्विन को अगर सेल्सियस में बदलना है तो आप इसको घटाएंगे। ठीक है, 273 इसमें घटाएंगे तो ये आपका हो 273 घटेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी उबलता है, ना कि यहाँ पे बर्फ़ का गलना। बर्फ़ का गलनांक तो वैसे भी आपका टेम्परेचर अगर 0 डिग्री से 1 2 3 आएगा तभी गलने लगेगा, तो ये पहला पॉइंट तो वैसे आपका गलत हो जाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है कि बर्फ़ को गर्म करने पर संपूर्ण बर्फ़ के पिघल जाने तक उसका तापमान एक समान रहता है, ये बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट में ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट तो गलत है कि बर्फ़ को गर्म करने पर संपूर्ण बर्फ़ के पिघल जाने तक उसका तापमान एक समान रहता है, ये सही है। बर्फ़ के कणों की ऊर्जा समान तापमान पर जल के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है, ये पॉइंट गलत हमारा होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए, ये पॉइंट हमारा गलत है। सिर्फ और सिर्फ सही होगा केवल और केवल 2, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किसकी संपीड़ितता सबसे कम होगी, यानी किस में सबसे कम कंप्रेस्ड होगा। तो जिनके कण काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से चिपके हुए होंगे, एक दूसरे के नज़दीक होंगे, वो उसमें हम कम संपीड़न कर पाएंगे, यानी कंप्रेस कर पाएंगे, तो ठोस यहाँ पे करेक्ट होगा। और सबसे ज़्यादा गैस में होता है, तो सही आंसर ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तापमान का एसआई मात्रक केल्विन, ऑप्शन बी होगा, के से सूचित किया जाता है, ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी ठोस पदार्थ का द्रव में परिवर्तन हुए बिना वो गैस फॉर्म में चल जा रहा है तो उसे हम लोग ऊर्ध्वापातन कहते हैं, यानी सही आंसर ऑप्शन सी होगा। और इसका उल्टा हो जाता है निक्षेपण। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको शुष्क बर्फ कहते हैं? एकदम वीवीआई प्रश्न है, किसको शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं। तो देखिए, आर्द्र वायु में अगर कपड़े को सुखाना यानी वाष्पीकरण की जो दर होगा वो कम होगा, डेफिनेटली वो धीरे धीरे देर से सूखेंगे। ठीक है, देर से, ऑप्शन ए होगा। और हवादार जगहों पर आर्द्रता कम होगी, और आर्द्रता कम होगा तो वहाँ पे वाष्पन का जो वेग होगा वो अधिक होगा, बढ़ जाता है, ऑप्शन बी होगा, बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी बढ़ जाता है। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। तो वाष्पीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सारा चीज़ आपको बता दिया गया। तो यहाँ पे पहला पॉइंट वाष्पीकरण के संदर्भ में कि यह एक सतही परिघटना है, जो कि बिल्कुल सही है, हमने देखा भी था। इसकी दर तापमान, आर्द्रता और वायु की गति पर निर्भर करती है, ये भी सही है। और इसमें एक और पॉइंट था, सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, तो यहाँ पे ये भी सही है। इससे ठंडक उत्पन्न होता है, मैंने आपको बताया था कि वाष्पीकरण से शीतलता या फिर ठंडक उत्पन्न होती है। तीनों के तीनों पॉइंट सही है, तो यहाँ पे डी को टिक करेंगे, 1 2 3 तीनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला है कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान क्या होगा। यानी कि सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलना है तो प्लस 273 आपको ऐड करना पड़ेगा। 273 ऐड करेंगे, अगर एग्जैक्ट की बात करें तो 273.15 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 100 में 273 ऐड करते हैं तो 373.15 केल्विन हो जाएगा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कौन सही नहीं है।
पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना है, सही है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील है, सही है। ठोस पदार्थ का घनत्व द्रव से अधिक होता है, क्या ये सही है? ध्यान से पढ़िए कि ठोस पदार्थ का घनत्व द्रव से अधिक होता है, ये भी सही है कि ठोस पदार्थ का संपीड़ितता द्रव से अधिक होता है, ये उल्टा हो गया। सबसे ज़्यादा संपीड़न हम किसको कर सकते हैं? गैस को कर सकते हैं, लेकिन अगर ठोस की तुलना में द्रव की बात करें तो द्रव में ज़्यादा संपीड़न होगा, कम प्रेस होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है? जनरली हम जानते हैं कि पदार्थ के जो मौलिक गुण हैं, द्रव्यमान होना चाहिए, आयतन होना चाहिए। यानी हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं जो कि द्रव्यमान हो, आयतन हो, जो स्थान घेरती हो, उन्हें हम लोग पदार्थ कहते हैं। हवा हो गया, जल हो गया, भोजन हो गया, लेकिन स्नेह, स्नेह क्या है? ये हम सिर्फ और सिर्फ महसूस कर पाते हैं, इनका कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, ना ही मतलब ना द्रव्यमान होता है। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं, स्नेह। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक पदार्थ नहीं है। अब कहेंगे कि प्यार, लव, क्या ये है? बिल्कुल नहीं। अगला है कि एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाने पर भी उसके जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्यों? क्योंकि चीनी के कण क्या होंगे? चीनी के कण क्या होंगे? जैसे कि यहाँ पे गिलास पानी है, तो लिक्विड का अगर हम मान लेते हैं कि जो इनका कण है कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। अगर ग्लास हम अगर ले भी रहे हैं तो ग्लास में जो पानी में कण है लिक्विड में इस तरह से है। अगर हम इसके चीनी इसमें डालते हैं तो जो गैप दिख रहा है आपको, ये सब जो खाली स्थान इसमें चला जाता है, जल के कणों के बीच व्यवस्थित हो जाते हैं। इस वजह से जल का स्तर नहीं बढ़ता, जितना रहेगा उतना ही रहता है, राइट। लेकिन एक लिमिटेड समय तक ही, अगर इसमें हम डालते जाएंगे चम्मच मतलब चीनी को डालते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब सभी जो खाली स्थान है वो भर जाते हैं, उस वक्त चीनी घुलना बंद हो जाता है और स्तर बढ़ने लगता है। तो यहाँ पे सही आंसर फिलहाल बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि दाब के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने की क्रिया को क्या कहते हैं? यानी अगर किसी चीज़ को प्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तो अगर उसके आयतन कम हो रहा है तो यानी वो क्या है? उसका संपीड़ितता है, वो कंप्रेस्ड हो रहा है, यानी सही आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है कि जिस तापक्रम पर द्रव के वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जिस तापक्रम पर द्रव के वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे हम लोग क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक यानी कि क्या कहते हैं? क्वथनांक का मतलब क्या हुआ? मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव को उसके द्रवणांक यानी कि गलनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? आवश्यक ऊष्मा को वाष्पीकरण को गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है, ऑप्शन डी बनेगा सही आंसर। पदार्थों के विसरण की दर के लिए कौन सही है? कौन सा क्रम जो कि सही होगा? विसरण, जैसा कि हम जानते हैं कि विसरण सबसे ज़्यादा जो होता है वो गैसों में होता है, सबसे कम ठोस में, तो सबसे कम ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, यानी ये हमारा सही क्रम होगा, सबसे ज़्यादा गैस में। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा, विसरण का दर। वाष्पीकरण की क्रिया द्रव में किस भाग में होती है? आपको बताया गया था ना कि वाष्पीकरण का जो दर होता है, वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है, सतह पर होने वाली घटना है, सतह पर, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, चैप्टर का आखिरी प्रश्न है कि दाब बढ़ाने पर किसी द्रव का क्वथनांक क्या होगा? दाब अगर हम बढ़ा रहे हैं तो उसका क्वथनांक क्या होगा? क्वथनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो देखिए फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मैंने चैप्टर 1 का MCQ आपको करा दिया। ये जो PDF होगा वो हम अपने एप्लीकेशन पे डाल देंगे, वहाँ पे आप जा कर के इसको डाउनलोड करना होगा तो कर लीजिएगा। और एप्लीकेशन पर एक साइंस का मैं कोर्स स्टार्ट कर दे रहा हूँ NCERT का, बहुत ही कम कीमत के साथ, और सारी वीडियो और सारी PDF और एक प्रॉपर तरीके से आपको वहाँ पर रहेगी, ताकि जब भी कोई एग्ज़ाम्स होगा तो जिसके भी ज़रूरत होगा आप वहाँ पे जा कर के उस स्टडी मटेरियल के थ्रू आप अपना रिविजन्स पढ़ सकते हैं। मतलब सेपरेट रहेगा वो साइंस का स्पेशल कोर्स। ठीक है, कोई इन्वॉल्व नहीं होगा उसमें, कुछ और स्टडी मटेरियल नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ साइंस का वो स्पेशल रहेगा। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आई होप कि वीडियो आपके लिए
हेल्प करेगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।